अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। आज बेटा हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। 12th फिजिक्स में जो सेकंड पार्ट है उसका जो मेजर सिलेबस है वो ऑप्टिक्स कवर कर रहा है। तो आज हम ऑप्टिक्स में पहला लेक्चर या पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिक्स में सीरीज ऑफ लेक्चर्स आने वाले हैं, तो हम सारे टॉपिक्स जो ऑप्टिक्स में जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा। तो ऑप्टिक्स जो है बेटा, 12th ऑप्टिक्स, ये दो ब्रांच में डिवाइड है। एक है रे ऑप्टिक्स बेटा और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स हमें पढ़नी है बेटा, इसमें दो ब्रांच है। वन इज रे ऑप्टिक्स और दूसरा जो है बेटा इसका ब्रांच वो है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों ब्रांच हमें डिस्कस करने हैं आपके साथ बेटा। तो पहले हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। आज रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स से पहले मैं आपको यह बता दूं बेटा कि ऑप्टिक्स क्या होती है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो पहले हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक्स एक्चुअली ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। बेटा इसमें हम खाली लाइट नहीं पढ़ते, इसमें हम फिनोमिनाज ऑफ लाइट भी डिस्कस करते हैं। फिनोमिनाज ऑफ लाइट और फिनोमिनाज ऑफ लाइट के साथ साथ इसमें और एक हम पढ़ रहे बेटा, और एक चीज पढ़ रहे बेटा, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो हम ये कहेंगे जो ऑप्टिक्स है बेटा, इट इज एक्चुअली स्टडी ऑफ लाइट, या हम लाइट के फिनोमेना इसमें पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक टेलीस्कोप है, इसमें हम टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, हर एक चीज हम यहां पे डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। टेलीस्कोप के साथ साथ हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बाइनोकुलर्स, ठीक है। बाइनोकुलर्स के साथ साथ और एक नेशनल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है बेटा। तो अब ऑप्टिक्स क्या है बेटा, इट इज स्टडी ऑफ लाइट, फिनोमिनाज ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिक्स है बेटा, ये दो ब्रांच में डिवाइड है, एक रे ऑप्टिक्स, सेकंड वेव ऑप्टिक्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है। देखो बेटा, रे ऑप्टिक्स क्या होती है। रे ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लेकिन इस रे ऑप्टिक्स में, इस ब्रांच में हम जो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स का साइज है वो क्या होता है, दैट इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। और इस रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको हम बोलते हैं बेटा। क्योंकि इस वेव या रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें जो ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, जो लाइट, अगर हम फॉर एग्जांपल लाइट का नेचर हमें पढ़ना है, अगर हम लाइट को चाहे पार्टिकल कंसीडर करें या वेव कंसीडर करें, जो ट्रैजेक्टरी होती है ना लाइट या पार्टिकल, अगर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी का हम बताएंगे, फोटॉन की जो ट्रैजेक्टरी होती है, वो ट्रैजेक्टरी को हम ड्रॉ करते हैं बेटा। अगर यहां से कोई फॉर एग्जांपल पार्टिकल निकला, कॉर्पस्कुलर निकला या कोई फोटॉन निकला, उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है, उसकी जो पाथ होती है, वो हम ड्रॉ करते हैं, उसी को हम रे बोलते हैं। उसी को हम, जो ट्रैजेक्टरी होती है किसी पार्टिकल की, किसी फोटॉन की, या कॉर्पस्कुलर या न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में जो हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं कॉर्पस्कुलर, उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है उसी को हम रे बोलते हैं। और यहां पे लाइट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसी ज्योमेट्रिकल रे से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरो है, दिस एरो शोज अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसको इसलिए बताते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे हर एक फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं, हर एक फिनोमिना हम एक्सप्लेन करते हैं बाय दी ज्योमेट्रिकल रेज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह इस रे ऑप्टिक्स में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है,
जिनके साथ हम डील करते हैं बेटा, चाहे वो मिरर हो, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, ठीक है बेटा। तो जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं बेटा, उनका साइज जो होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको बताऊंगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स जो है इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स या दैट ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the study of wave nature of light. Wave nature of light. इसमें हम लाइट का जो वेव नेचर है वो डिस्कस करते हैं, और जो फिनोमिनाज है बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो बेटा, वेव ऑप्टिक्स में वो फिनोमिनाज हम डिस्कस करते हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, और इस वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है बेटा, मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको बताया था जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनके साथ हम डील करते हैं रे ऑप्टिक्स में, उनका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बेटा, जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं उनका जो साइज होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो इसमें होता है बेटा, दैट इज कंपरेबल टू द साइज ऑफ, या हम कहेंगे कंपरेबल टू द वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो ये आप यहां पे एक बिग डिफरेंस है बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जिनके साथ हम डील करते हैं उनका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और यहां पे कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनका साइज होता है बेटा। इसमें एक एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो वहां पे हम स्लिट का जो साइज लेते हैं ना बेटा, वो साइज होता है कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब जाके हम डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे देख सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें आपको याद रखना है बेटा, वेव ऑप्टिक्स हमें डिटेल डिस्कस करनी है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में आज हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लाइट को ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज ऑफ लाइट है, वो सारी थ्योरीज ऑफ लाइट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स का ये पहला टॉपिक है बेटा, और इस रे ऑप्टिक्स में आज हम पहला जो लेक्चर है बेटा वो हम लाइट के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि लाइट क्या है, और लाइट की डेफिनेशन हर एक स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि आपने प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें पढ़ी होगी लाइट के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और मैं आपको कहूंगा बेटा, लाइट जो है ना बेटा, सब स्टूडेंट्स को पता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives a sensation of sight भी बोल सकते हैं, या आप विजन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको नटशेल में यह याद रखना है बेटा, लाइट इज सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी की मदद से हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। विदाउट दिस एनर्जी हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते, ठीक है। अगर हमारे पास ये फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है लाइट, तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अगर ये एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते। तो यही वो एनर्जी है जिससे हमें सेंसेशन ऑफ साइट मिलती है, जिससे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी लाइट एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये लाइट जो है कौन सी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का कोई भी नेचर हो सकता है। एनर्जी जो है यूजुअली अगर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, अलग अलग एनर्जीज का अलग अलग बिहेवियर है। कुछ एनर्जीज पार्टिकल बिहेवियर दिखाती है, ठीक है, पार्टिकल बिहेवियर, और कुछ एनर्जीज वेव बिहेवियर दिखाती है।
ठीक है। अब जो लाइट है, लाइट इज ऑल्सो एन एनर्जी, इट्स ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये कौन सा बिहेवियर दिखाएगी, इसका नेचर क्या है, इसका पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ये समझने के लिए कि एक्चुअली लाइट है कौन सी वेव, ये पार्टिकल बिहेवियर दिखाएगी या वेव बिहेवियर दिखाएगी। अगर वेव भी है, कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे थ्योरीज है बेटा, और वो सारे थ्योरीज जो है आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमें समझना क्या है, जो ये लाइट है, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है या वेव नेचर हो सकता है, लेकिन इसका नेचर क्या है, वही नेचर हमें आज समझना है बेटा। नेचर ऑफ लाइट हमें डिस्कस करना है बेटा। मैं आपको बता दूं बेटा, जो लाइट का नेचर है ना बेटा, वो हम कहां से डिसाइड कर सकते हैं, किस चीज से हम डिसाइड कर सकते हैं नेचर ऑफ लाइट। हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट बिहेव करेगी एज ए पार्टिकल या एज ए वेव, तो ये हमें एक चीज से पता चलेगा बेटा, वो है फिनोमिनाज ऑफ लाइट। क्योंकि आप सबको पता है बेटा, हमारे पास बहुत सारे फिनोमिनाज ऑफ लाइट है। कुछ फिनोमिनाज आपने पढ़े होंगे, कुछ फिनोमिनाज का नाम आपने नहीं सुना होगा, जो डिटेल्ड आपके 12th सिलेबस में है, वो हमें डिस्कस भी करने। चलो मैं कुछ फिनोमिनाज यहां पे लिखता हूं बेटा, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इट इज वन ऑफ द फिनोमिना, आप पढ़ चुके होंगे, यहां पे भी पढ़ना है बेटा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी और एक फिनोमिना है, ठीक है। इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, जो डिटेल डिस्कस करना है आपके 12th सिलेबस में। पोलराइजेशन भी एक फिनोमिना है, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, दिस इज वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है। emission and absorption of light, ठीक है। और एक फिनोमिना है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो फिनोमिनाज ऑफ लाइट देख रहे हो बेटा, इन्हीं से हमें पता चलेगा कि लाइट कौन सा बिहेवियर दिखाएगी, पार्टिकल और वेव। ये समझने के लिए बेटा हमारे पास बहुत सारे थ्योरीज हैं, हम एक एक करके सारे थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा ये बात हमें पता चलेगी कि लाइट जो है ये कौन सा बिहेवियर दिखाती है, पार्टिकल और वेव। और अगर वेव भी है, ये कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें थ्योरीज ऑफ लाइट समझनी, तो हम यहां पे थ्योरीज ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो फिनोमिनाज यहीं पे है, क्योंकि ये काम आने वाले हैं बेटा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, थ्योरीज ऑफ लाइट में आपको पहली थ्योरी याद रखनी है बेटा। जो थ्योरीज ऑफ लाइट है ना बेटा, ये सिलसिला शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 1600 से और एंड होता है 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो एक लंबी स्टोरी है बेटा। तो पहली जो थ्योरी है, थ्योरी नेचर ऑफ लाइट समझने के लिए जो पहली थ्योरी दी गई बेटा, वो न्यूटन ने दी थी, ठीक है। और उस थ्योरी का नाम रखा गया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या कहा बेटा, कुछ की पॉइंट्स में बताता हूं बेटा, वो आपको याद रखने बच्चों। तो पहला जो पॉइंट है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, वो यही है कि उसने कहा जो लाइट होती है, लाइट इज स्ट्रीम ऑफ परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स। उसने कहा लाइट इज स्ट्रीम ऑफ परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स, और उसने उनका नाम रखा कॉल्ड कॉर्पस्कुलस। और न्यूटन ने उन परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स का नाम रखा कॉर्पस्कुलस, ठीक है। और इसने कहा ये जो कॉर्पस्कुलस है, परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स है,
ये डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट होती है। कॉर्पस्कुलस एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स, जिससे लेटर ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, इसने क्या कहा, कॉर्पस्कुलस जो है ये एग्जिस्ट होते हैं डिफरेंट कलर्स में। और एक पॉइंट इसने कहा कि जो कॉर्पस्कुलस है, जब ये कॉर्पस्कुलस आते हैं, जब ये पार्टिकल्स, परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स किसी भी रिजिड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, दे रिफ्लेक्ट बैक। दैट मीन्स न्यूटन ने डिस्पर्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इससे एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है ये न्यूटन ने एक्सप्लेन किया अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, और न्यूटन ने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसने कहा जो ये परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स है, जब भी ये किसी भी रिजिड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं बेटा, दे रिफ्लेक्ट बैक, दे कम्स बैक। ठीक है, तो इसने इस चीज से, इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। और इसने कहा, और एक बात इसने कही बेटा, वो बात ये है, इसने कहा कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेट्स सपोज दैट यहां पे ए बी आप समझिए ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मींस दिस इज द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडियम। लेट्स सपोज दैट ये एक मीडिया है, ये एक मीडिया है। लेट्स सपोज दैट दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अगर हम मानेंगे बेटा ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, न्यूटन ने कहा अगर ये कॉर्पस्कुलस जो है, अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रोपोगेट, किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो ये जो लाइट होती है, ये जो कॉर्पस्कुलस होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर होते हैं, ये एक्चुअली हम कहेंगे बेटा ये ट्रैवल करते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। लेकिन उस टाइम पे जो इनकी पाथ होती है, जो ट्रैजेक्टरी होती है इस पार्टिकल की, कॉर्पस्कुलर की, वो चेंज होती है। ठीक है, कहां पे चेंज होती है, ऑन द इंटरफेस। तो लेकिन ये कॉर्पस्कुलर क्या होता है बेटा, ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में हाँ प्रोपोगेट हो सकता है, लेकिन ये अपनी जो ट्रैजेक्टरी, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो चेंज होगी। दैट मीन्स ये रिफ्रैक्ट होगी यहां पे। ठीक है, जो पार्टिकल है इसकी जो पाथ है वो चेंज होती है। ठीक है, ट्रैजेक्टरी चेंज होती है। तो इस वजह से, इस चीज से न्यूटन ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया इस अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। तो मैं अब आपको बता दूं, एट द कंक्लूजन ऑफ दिस कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मैं आपको यह बता दूं बेटा कि न्यूटन ने कहा कि जो लाइट होती है, लाइट वो होती है स्ट्रीम ऑफ परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स, जिनका नाम उसने रखा कॉर्पस्कुलस। और उसने कहा ये जो कॉर्पस्कुलस है ये डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट होते हैं, 7 कलर्स में उसने एक्चुअली कहा था। ठीक है, वेबगॉयर आपने सुना भी होगा। ठीक है, वेबगॉयर, उसने कहा कि इसमें ये 7 कलर्स में एग्जिस्ट होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स में ये कॉर्पस्कुलस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, और एक चीज बेटा उसने कहा जब भी ये कॉर्पस्कुलस किसी भी रिजिड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इसकी मदद से एक्सप्लेन किया बेटा। ठीक है, और एक चीज उसने कहा जब भी ये कॉर्पस्कुलस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं, तो यहां पे इनकी ट्रैजेक्टरी जो होती है, इनकी जो पाथ होती है, वो पाथ चेंज करते हैं दूसरे मीडियम में जब ये कॉर्पस्कुलस एंटर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन ने इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब साइंटिस्टों ने देखा कि और भी कुछ फिनोमिनाज लाइट दिखा रही है, लाइक इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, पोलराइजेशन एक फिनोमिना है, ये सारे फिनोमिनाज इस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। अब यहां पे एक लिमिटेशन थी कि अगर लाइट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनाज दिखा रही है, तो यहां पे ये फिनोमिनाज एक्सप्लेन होने चाहिए थे इस थ्योरी से, लेकिन ये फिनोमिनाज इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे। तो आपको बता दो बेटा, ये जो इंटरफेरेंस जो है या डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई स्लिट है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द स्लिट हियर, मैंने एक बोर्ड लिया बेटा, ठीक है, इसमें मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया और यहां पे भी और एक
इसी बोर्ड पे दूसरा एक छेद करूंगा मैं, ठीक है। अब जब इस यहां पे भी एक सोर्स है, यहां पे भी एक सोर्स है, फॉर एग्जांपल जब लाइट, चलो एक मैं सिंगल सोर्स लेता हूं, यहां पे लाइट का कोई सोर्स मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहां से क्या है बेटा, यहां से लाइट जाएगी हर एक डायरेक्शन में, तो इस सोर्स पे भी लाइट पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपको वेव नेचर का जो कंसेप्ट है बेटा आपने नहीं पढ़ा है अभी, वो हमें लेटर ऑन पढ़ना है। ये भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। जब इन दो स्लिट के पास लाइट पहुंचेगी बेटा, ये भी अपनी डिस्टर्बेंस सेंड करेगा और ये वाला स्लिट भी अपनी डिस्टर्बेंस सेंड करेगा बेटा, क्योंकि यहां तक लाइट पहुंच रही है। दिस स्लिट एक्ट्स एज न्यू सोर्स, दिस स्लिट S1 एंड S2, ये जो स्लिट है ना बेटा S1 और S2, ये दो सोर्सेस एक्ट करेंगे और ये भी डिस्टर्बेंस सेंड करेगा और ये भी डिस्टर्बेंस सेंड करेगा, ठीक है। और उन डिस्टर्बेंस में जो वेव कैरेक्टर जो लाइट का होगा बेटा, वो वेव कैरेक्टर पे ही एक्चुअली एक्सप्लेन होते हैं बेटा, वो हमें अभी बताऊंगा आपको बेटा। तो उन वेव्स में क्या हो जाता है बेटा, ये वेव्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि अगर यहां पे हम कोई स्क्रीन रखते हैं, उस स्क्रीन पे लाइट खाली इस सोर्स पॉइंट पे नहीं होता। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, ये जब इलास्टिक पार्टिकल यहां से निकलेगा, ये इलास्टिक पार्टिकल इस स्क्रीन पे एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करना फॉर एग्जाम्पल युगोस्लाविया पार्टिकल एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक कर, लेकिन मसला यहां पे ये है, ये पार्टिकल एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं लाइट एंटर होती है इस शैडो रीजन में भी, ठीक है। लाइट यहां पे एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक नहीं कर रहे, यहां पे हम कहेंगे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं। यहां पे लाइट ज्यादा होती है, फिर जब आप ऊपर जाते हैं वहां पे लाइट कम कम हो रही है, ठीक है। बोन कुन वुचन एच लाइट गसन कुन जाय कम कुन जाय ज्यादा, ठीक है। एच बनन ब्राइट तो डार्क फ्रिंजेस, कुन जाय ज्यादा इंटेंसिटी लाइट, कुन जाय कम इंटेंसिटी लाइट, तो इंटरफेरेंस पैटर्न, और इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। लेकिन यहां पे जो बेटा आप देख रहे हो, ये जो इंटरफेरेंस है, ये हम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और ना ही हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्स्टैकल रखा, यहां पे मैंने कोई सोर्स रखा, ये कोई स्क्रीन है, अगर यहां से लाइट जाएगी बेटा, हमें ये अगर न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जब ये पार्टिकल इसके एज पॉइंट्स पे पहुंचेंगे बेटा, ये पार्टिकल यहां से जाएंगे और इनकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो यहां पे ये कॉर्पसली स्ट्राइक करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल शैडो बस, जो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टैकल जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी ज्योमेट्रिकल शैडो भी होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं एक्चुअलिटी में, जो लाइट होती है ना बेटा, ये ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर होती है। जो ज्योमेट्रिकल शैडो है उसमें लाइट एंटर होती है, जो एक्चुअल में शैडो होती है, जो इसका साइज होता है, शैडो का साइज जो है वो उससे कम होता है, ठीक है। तो यहां पे ये फिनोमेना भी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जब ये फिनोमेनास देखे गए, डिफ्रैक्शन देखा गया, इंटरफेरेंस पैटर्न देखा गया, तो साइंटिस्टों ने कहा कि हमें किसी नई थ्योरी की जरूरत है, जिस थ्योरी से ये सारे फिनोमेनास एक्सप्लेन होंगे। तो इसीलिए इस थ्योरी के बाद, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद, क्या इसका जो ये फेलियर था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसीलिए एक साइंटिस्ट आया बेटा कुछ सालों के बाद, जिसका नाम था हाइगन, और उसने, या इसको हुजन भी हम बोलते हैं बेटा, इस हुजन ने एक थ्योरी दी बेटा, ठीक है, उसका नाम रखा गया हुजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद जो सेकंड थ्योरी दी गई बेटा, उसका नाम था हुजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। हुजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हुजन ने क्या कहा, यह आप गौर से सुनिए बेटा। देखो बेटा, हुजन ने क्या कहा, उसने कहा एक्चुअली लाइट कोई कॉर्पसल नहीं, कोई इलास्टिक पार्टिकल नहीं, ठीक है। उसने कहा जो लाइट है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। उसने कहा लाइट एक मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। उसने कहा लाइट कोई पार्टिकल नहीं, लाइट वेव है, और वो कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होती है बेटा। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, वो डिस्टर्बेंस होती है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे सोर्स है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मैं आई एम दिस टाइम सोर्स ऑफ साउंड, और आप लोग जो है, आप सब बच्चे जो है, आप
फॉर एग्जाम्पल यू आर टारगेट, ठीक है, ये एनर्जी यहां से निकल रही है और आप तक पहुंच रही है, लेकिन ये जो एनर्जी, साउंड एनर्जी यहां से निकल रही है और आप तक पहुंच रही है, इसके बीच में एक मीडियम, अगर हमारे बीच में मीडियम नहीं होगा, अगर हमारे बीच में फॉर एग्जाम्पल यहां पे सोर्स ऑफ साउंड है और यहां पे फॉर एग्जाम्पल टारगेट है, यहां पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, यहां पे बच्चे वो सुन रहे हैं इस सोर्स को, ठीक है, यहां से साउंड निकल रही है, अगर इस सोर्स ऑफ साउंड और इन बच्चों के बीच में कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये बच्चे उस साउंड को नहीं सुन पाएंगे। जब यहां पे कोई मीडियम होगा और तब जाके यहां से साउंड एनर्जी निकलेगी, फिर वो साउंड एनर्जी थ्रू डिस्टर्बेंस या थ्रू वाइब्रेशंस, शाबाश, इन द मीडियम, उसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये साउंड प्रोपोगेट होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इसका मतलब है साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव है, इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए। लेकिन बेटा अगर हम यहां पे देखेंगे, ये जिसने कहा लाइट भी एक मैकेनिकल वेव है, इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए। जब इसने ये कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, इस कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ लोगों ने इसको ये चैलेंज किया कि अगर हम देखेंगे कि यहां पे सन है, फॉर एग्जांपल ये सन यहां पे है, लेट्स सपोज दैट दिस इज सन एंड ये है अर्थ, और एटमॉस्फेयर कुछ किलोमीटर्स तक है, अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये है सन, ठीक है बेटा, गौर से सुनिए बेटा, और एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ किलोमीटर्स तक है, लेकिन अब सन से एटमॉस्फेयर तक जो है कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, खाली है। इसे यह कहा गया कि ये लाइट फिर अगर मैकेनिकल वेव है तो ये वैक्यूम में किस तरह प्रोपोगेट होगी, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो लाइट कैसे प्रोपोगेट होगी। तो ये एक बिग चैलेंज था। लेकिन उस टाइम पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट चल रहा था, एक हाइपोथेसिस, एक ख्याली एक कंसेप्ट था, उसको हम कहते थे एथर हाइपोथेसिस। एथर हाइपोथेसिस, ये एथर हाइपोथेसिस क्या था, उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि वायर देयर इज नथिंग देयर इज एथर। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सल मीडियम है, और यही यूनिवर्सल मीडियम का सहारा लेके हाइगन ने कहा, हुजन ने कहा कि जो लाइट होती है वो प्रोपोगेट होती है थ्रू दिस यूनिवर्सल मीडियम, जिसको हम एथर बोलते हैं, क्योंकि सारे साइंटिस्ट बोलते थे कि जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहां पे एथर है, कि पूरे यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल मीडियम है, जहां पे कुछ भी नहीं, वहां पे एक चीज है, दैट इज एथर, और उसको कहते थे हम लिम्निफेरस एथर। और वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ था कि कोई यूनिवर्सल मीडियम है, लेकिन उस टाइम पे वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट चल रहा था, और हाइगन ने उसी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का सहारा लेके कहा कि अब ये जो लाइट चल रही है ना, ये इसी एथर मीडियम से होके अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन तो दूर हो गई एथर हाइपोथेसिस से। और एक चीज बेटा, इसने इस थ्योरी, वेव थ्योरी से, मैकेनिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना, वो था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है बेटा इससे, इंटरफेरेंस भी इसने एक्सप्लेन किया बेटा, डिफ्रैक्शन भी इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन हुजन फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि आगे जब देखा गया कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ये भी एक फिनोमिना है, क्योंकि चलो उस टाइम पे मानते जब हुजन थे, ठीक है, उसने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिस्कवर नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन जब साइंटिस्ट्स आए उन्होंने देखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, लेकिन ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, ठीक है। और लेटर ऑन देखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ तो वो भी इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, ठीक है। और एक फिनोमिना कॉम्पटन इफेक्ट, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे फिनोमिना इस वेव थ्योरी से, मैकेनिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो अगर यहां पे बात करेंगे, पोलराइजेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये पोलराइजेशन इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो अब हमें यह पता चला कि यह थ्योरी भी एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। और सबसे बड़ी बात, जब हुजन ने कहा कि ये लाइट थ्रू लिम्निफेरस इथर प्रोपोगेट हो रहा है, तो लेकिन लेटर ऑन दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था माइकलसन एंड मोरले। माइकलसन और मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, उसका नाम ही रखा गया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट।
और इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि ये जो इथर हाइपोथेसिस कंसेप्ट था, ये जो इथर मीडियम है, यूनिवर्सल मीडियम है, ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि वायर देयर इज नथिंग देयर इज इथर, ठीक है। लेकिन इन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली, ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में हमें पढ़ना भी है, ठीक है। वहां पर हम डिटेल्ड इसको डिस्कस करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि वायर देयर इज नथिंग मीन्स नथिंग, वैक्यूम मीन्स वैक्यूम, ये वैक्यूम है, यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई इथर विथर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, जो एक ख्याली कंसेप्ट जो चल रहा था, लोग कह रहे थे कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे इथर मीडियम है। लेकिन एक्चुअल में देखा गया, माइकलसन और मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कोई इथर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये बिग चैलेंज था, एक बिग लिमिटेशन थी हाइगन्स वेव थ्योरी में। क्या कि अगर लाइट अब मैकेनिकल वेव है, इथर तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, वैक्यूम है यहां पे कुछ भी नहीं है, क्या लाइट प्रोपोगेट होगी थ्रू वैक्यूम? बिल्कुल नहीं, इट इज डेडली इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई मैकेनिकल वेव है, उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए। और ये थी बिग लिमिटेशन हाइगन्स वेव थ्योरी में, हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है। तो अब इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिसने थ्योरी दी, उसका नाम था मैक्सवेल, थर्ड थ्योरी ऑफ लाइट। अब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कोई इथर मीडियम नहीं है। तो अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए और एक थ्योरी आई बेटा, और इस थ्योरी का नाम है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो मैक्सवेल ने दी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब मैक्सवेल ने क्या कहा अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में? उसने कहा कि जो लाइट है ये वेव ही है। इसने कहा लाइट वेव है, लेकिन कौन सी वेव बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसने कहा लाइट जो है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने ये नहीं कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव, इसने कहा लाइट मैकेनिकल वेव नहीं हो सकती, क्योंकि मैकेनिकल लाइट जो है ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होती है, ठीक है। और अगर लाइट वैक्यूम में प्रोपोगेट होती है तो ये डेडली इंपॉसिबल है कि लाइट मैकेनिकल वेव होगी। उसने कहा लाइट जो है ये वेव ही है, लेकिन कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है बेटा? ये वो वेव होती है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए। तो सबसे पहले बात जो है वो ये है कि पहली लिमिटेशन जो थी, जो बिग लिमिटेशन थी हाइगन्स वेव थ्योरी में, वो यही थी कि लाइट किस तरह प्रोपोगेट करेगी थ्रू दिस वैक्यूम, वो दूर हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। क्योंकि मैक्सवेल ने कहा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब है लाइट इस वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोपोगेट होने के लिए। तो यह लिमिटेशन दूर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपली इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैं समझा दूं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। आप समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पर वाइब्रेट कर रहा है। आप समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और दोनों परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और ये वाइब्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे बेटा? ये परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये प्रोपोगेट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आपको मैं समझा दूं बेटा, अब ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे? अब ये इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप समझो ये इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। फिर से आपको समझा दूं, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है,
यपर होर कुन इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करन और यम पान इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मगर वेव कपर पान पकान यमन दशवनी परपेंडिकुलर, यानी यम त्रेशवे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड यम त्रेशवे अकिस बेस परपेंडिकुलर। ठीक, आप यहां पे आपको मैं समझाता हूं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड यपर वाइब्रेट करन और मैग्नेटिक फील्ड युजन चलो यपर मान बह यपर इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करन और वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हम मानेंगे बेटा यहां पे मैग्नेटिक इस वाई एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो अलोंग जेड एक्सिस ये वेव प्रोपोगेट होगी। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो अलोंग जेड एक्सिस जो है ये वेव प्रोपोगेट होगी। सो दिस z direction will be the direction of propagation of this electromagnetic wave, that is light। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया बेटा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इससे पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हुआ बेटा। इस थ्योरी से हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी में भी लिमिटेशंस है और सबसे बड़ी बात इसने वो लिमिटेशन दूर की कि लाइट जो है वो वैक्यूम में प्रोपोगेट कर सकती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सारे फिनोमिना इसने एक्सप्लेन किए बेटा, लेकिन एक प्रॉब्लम आई जब लेटर ऑन बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए और भी कुछ फिनोमिना डिस्कवर हुए बेटा, लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इमिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिना है, ये इस थ्योरी से लेटर ऑन एक्सप्लेन नहीं हो रहे। तो ये थ्योरी भी एक इनकम्प्लीट थ्योरी मानी जाती है बेटा, क्योंकि इस थ्योरी से भी सारे फिनोमिना ऑफ लाइट जो है ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे। तो साइंटिस्ट्स को लोगों को एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ये फिनोमिना लाइट दिखा रही बेटा तो ये फिनोमिना इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे, तो फिर ये चीजें हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? क्या हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान सकते? ठीक है, तो इसीलिए बेटा एक और थ्योरी की हमें जरूरत पड़ी। तो और एक थ्योरी है बेटा यहां पे जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोर्थ थ्योरी ऑफ लाइट।